हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इसके जो एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। हमें कोई विलयन दिया गया है, अगर उस विलयन को हम लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाता है। तो इस विलयन का हमें पीएच बताना है। तो आपको पता है जो क्षारक होते हैं, क्षारक का काम क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। तो ये तो हमें पता लग गया, विलयन हमें क्या दिया गया है, क्षारक दिया गया है। और क्षारक का आपको पता है जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो इसमें आप देखिए, एक 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, और इसमें डी ये 7 से ज्यादा है। तो हमें पता लग गया विलयन का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा है, इसलिए वो 10 है। तो जिस विलयन को हमने लाल लिटमस पत्र पर डाला था उसका पीएच होगा 10, क्योंकि वो क्षारक है और क्षारक का काम होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करना। इसमें दूसरा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। एक हमें विलयन दिया गया है, वो विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है जिससे एक गैस निकलती है। ये एक ऐसी गैस होती है जो चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। तो इस विलयन में क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और विलयन के जो अंडे का जो पिसा हुआ कवच होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो विलयन कौन सा है, ये उत्तर हम यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि अंडे के पिसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl से क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। जो अंडे का पिसा हुआ कवच है उसमें एक तो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करता है जिससे CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस क्या कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो वो विलयन कौन सा है हमारा, HCl। तो इसके लिए समीकरण भी देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये HCl से क्रिया करेगी, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड बनेगा, CaCl2 जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो उस विलयन में क्या है, HCl। इसका उत्तर है बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH क्या है, एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये NaOH हमने लिया 10 ml और HCl लिया 8 ml। अगर इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, उदासीनीकरण क्रिया इसमें होती है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप देखिए, जब हमने NaOH 10 लिया था तो HCl 8 ml ले रहे थे और ये एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर रहे थे। अगर हमने NaOH ले लिया 20 ml यानी 10 ml से इसको दुगना कर दिया, तो इसको उदासीन करने के लिए हमें कितना HCl लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर साफ देख सकते हैं, अगर 10 का हमने दुगना कर दिया तो इसका भी तो हमें दुगना करना पड़ेगा। 8 का दुगना कितना होगा, 16। तो इसका उत्तर है 16। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसका भी तरीका है, वो देखिए। अगर इसमें देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। 10 ml अगर हम NaOH ले रहे हैं, 10 ml NaOH को 8 ml HCl क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है। इसमें एक ट्रिक याद रखनी होती है, जिस चीज को हमें निकालना है, यानी दूसरे नंबर में हमें HCl को ही तो निकालना है, तो HCl जिस चीज को हमें निकालना है उसको दाईं तरफ रखते हैं और जो चीज हमें पता है उसको बाईं तरफ लिखते हैं। तो 10 ml NaOH इसको उदासीन कर रहा है 8 ml HCl। तो 20 नहीं, पहले लेते हैं। अगर 10 ml को 8 ml कर रहा है तो 1 ml NaOH को कितना ml HCl उदासीन करेगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, 8/10 ml HCl। ये 10 कहां जाएगा, नीचे। 10 ml NaOH को 8 ml HCl उदासीन कर रहा है, तो 1 ml NaOH को 8/10 यानी 8/10
ml HCl उदासीन करेगा। इतना हो गया। अब हमें निकालना है तो 20 ml NaOH को कौन करेगा, इस क्या करेंगे 20 की इसमें गुणा कर देंगे, 8/10 गुणा 20 तो कितना आ गया 10 दूनी 20 16 ml HCl। ये इसका उत्तर आ गया। 16 ml HCl हमें चाहिए होगा। पहले हमने 1 ml का निकाला, 10 ml को 8 ml कर रहा है तो 1 ml को 8/10 करेगा, 20 ml को कितना करेगा 20 की इसमें गुणा कर देंगे, सीधा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। इसका उत्तर है डी। चौथा क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अगर पेट में अपच हो गई है तो उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है जो अपच होती है उसमें पेट में अम्ल बन जाता है, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है और अम्ल को ठीक करने के लिए चाहिए हमें क्षारक। तो इसमें देखिए एंटीबायोटिक भी क्षारक नहीं है, एनाल्जेसिक भी क्षारक नहीं है, एंटीसेप्टिक भी क्षारक नहीं है। जो इसमें आंट एसिड है, एंटासिड सी, ये क्षारक होता है। एंटासिड क्या करता है पेट में अम्ल की अधिकता को कम करता है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे अपच का उपचार करने के लिए, एंटासिड का। तो सी इसका आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। हमें 4 अभिक्रिया दे रखी हैं। पहले तो इनके शब्द समीकरण लिखने हैं, उसके बाद जो इनकी संतुलित समीकरण होगी सूत्र वाली वो लिखनी है हमें। तो पहला देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इसके लिए पहले शब्द समीकरण देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ये तो हो गई इसकी शब्द समीकरण। अब इसका लिखिए सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये तो पता है। जिंक का सूत्र होता है Zn और जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। हाइड्रोजन का सूत्र आपको पता है H2। अब देख लेते हैं ये संतुलित है या नहीं। पहले हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, दाईं तरफ भी बिल्कुल सही। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। O4 है ऑक्सीजन, इधर भी 4 है। जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। तो ये तो पहले से ही संतुलित है। बी देखिए इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तनु और उसकी अभिक्रिया कराई मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो इसमें क्या बनेगा देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको याद रखना है। और आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, मैग्नीशियम का सूत्र Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए उसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता 1 है तो 1 मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे और इसमें हुआ H2 हाइड्रोजन गैस। देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं, संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 1 इधर 2, संतुलित नहीं है। क्लोरीन इधर 1 इधर 2, तो अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो 2 हो गए। इसमें 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने 2, इधर भी 2। मैग्नीशियम इधर 1 इधर 1, ये तो संतुलित है। तो ये हो गए संतुलित समीकरण। अब बात आती है तीसरे की। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की हमें एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करानी है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम के साथ उत्पाद बनेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सूत्र पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम Al होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैले संयोजकता 3 होती है और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ सकता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव। तो 2 तिया 6 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो 3 दूनी 6 नेगेटिव चार्ज इनका हमें समान कर देते हैं। तो बस इसका सूत्र आपको याद रखना, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है H2। अब इसमें देखिए संतुलित है या नहीं। H2 इधर 1
इधर भी एक बिल्कुल सही। इधर SO4 सल्फेट का हम पूरा ले लेते हैं, इधर SO4 एक, इधर SO4 तीन, तो इधर अगर मैं 3 लगा दूं तो हो गए। लेकिन अब दिक्कत क्या आई, SO4 तो 3 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 दूनी 6, तो इनको भी 6 कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 6, SO4 3, SO4 को पूरा ले रहे हैं 3, SO4 इधर भी 3, एल्यूमिनियम इधर 2, इधर भी 2, तो ये हो गई संतुलित समीकरण। अब इसमें लास्ट डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो फेरिक क्लोराइड बनाएगा। फेरिक क्लोराइड क्यों लिखा, आयरन क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, वो मैं आपको बता देता हूं। और इसमें हाइड्रोजन बनेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, लोहा होता है Fe, जो फेरिक क्लोराइड बनता है वो होता है FeCl3। एक होता है फेरस क्लोराइड, वो होता है FeCl2, और एक होता है फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो इन दोनों के सूत्र आपको याद रखना है। अगर यहां पर मैं आयरन क्लोराइड लिख देता तो FeCl3 FeCl2 वो दोनों में से कुछ भी हो सकता था, पता नहीं लगता। तो फेरिक लिखा हो गया तो इसका मतलब Fe के साथ 3 क्लोरीन जुड़ेंगे, फेरस आ गया लिखा हुआ तो Fe के साथ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। और इसमें बनेगा हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन इधर 1 इधर 2, क्लोरीन इधर 1 इधर 3, तो एक तरफ तो 3 क्लोरीन है और एक तरफ 2 हाइड्रोजन है। तो 3 और 2 को मैं बैलेंस कैसे करूं, 3 और 2 4 पर क्या बैलेंस हो सकते हैं, नहीं। अगर मैं यहां पर 4 लगा दूं तो हाइड्रोजन और इधर 2 लगा दूं, लेकिन क्लोरीन यहां पर बैलेंस नहीं होंगे। तो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकता हूं, 3 दूनी 6, 6 हो सकता है, तो इधर मैंने लगाया 6। हाइड्रोजन इधर 2 6 इधर 2, ये लगा दिया मैंने 3। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन 6 3 दूनी 6, क्लोरीन इधर 6 इधर 3, तो यहां 2 से गुणा कर देता हूं। अब देखिए 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन 6 2 तिया 6 क्लोरीन, Fe 2 हो गए तो इधर 2 हो गए। आप कह सकते थे यहां पर 2 लगा देता मैं, तो देखिए 2HCl बैलेंस नहीं होता क्योंकि यहां पर 3 है और इधर तो 2 ही क्लोरीन है। अगर यहां पर 4 लगाते तब भी बैलेंस नहीं होगा। ये क्या किया मैंने, 3 और 2 की गुणा कर दी, 6 पर जाकर मिलेंगे तो 6 की यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर दी, 6 की यहां पर गुणा कर दी, तो 6HCl प्लस 2Fe, उत्पाद बने 2FeCl3 और 3H2। तो इस तरीके से ये संतुलित समीकरण होगी। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।